सो हे गाइस, वेलकम बैक टू टाइगर जी। दिस इज विवेक। आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूज टेंशन एंड वेपर प्रेशर बारे में। तो एक्यूज टेंशन एंड वेपर प्रेशर ऐसा एक टर्म है जो हमारे केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एक्यूज टेंशन में बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है एक्यूज टेंशन है क्या, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और क्वेश्चन में। तो इस वीडियो में हम इसके ऊपर बिल्कुल बारीकी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहो। तो हमारा जो पहले आता है आइडियल गैस इक्वेशन। अब क्वेश्चन आता है आइडियल गैस है क्या? क्या कोई भी गैस को हम आइडियल गैस बोल सकते हैं या कोई स्पेसिफिक टाइप का गैस को हम आइडियल गैस बोलते हैं? तो ये तो आइडियल स्टूडेंट तुमने सुना होगा, उसके ऊपर ऐसे भी लिखा होगा क्लास 9-10 में या जूनियर क्लास में, और आइडियल टीचर भी तुमने सुना होगा। तो इसी तरह एक गैस होता है जिसको हम आइडियल गैस बोलते हैं। बेसिकली एक्चुअली ऐसा कोई गैस नहीं होता, कोई आइडियल स्टूडेंट नहीं होता, कोई आइडियल टीचर भी नहीं होता। बस जो हर चीज को मान के चले, मतलब जो रूल एंड रेगुलेशन को जो मान के चले, उसी को हम आइडियल बोलते हैं। मतलब एक आइडियल एक टर्म ही एक हाइपोथेटिकल टर्म है, ये कोई प्रैक्टिकल टर्म नहीं है। तो इसी तरह ये जो आइडियल गैस भी है ये एक हाइपोथेटिकल गैस है, ये कोई रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। रियल लाइफ में नेचुरल गैस एग्जिस्ट करते हैं, रियल गैस एग्जिस्ट करते हैं, कोई आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन को अगर गैस मान जाए तो उस गैस को हम बोलेंगे आइडियल गैस। वो टर्म का हम समझेंगे। मतलब जो भी गैस ये वाला इक्वेशन को फॉलो करेगा, कौन सा इक्वेशन? PV = nRT। तो हमारा जो इक्वेशन है वो है PV = nRT, मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन के साथ सेम होगा, तब हम उसको बोलेंगे आइडियल गैस। मतलब जो भी गैस ये वाला इक्वेशन को फॉलो करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? आइडियल गैस बोलेंगे। तो यहाँ पर प्रेशर का P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, N का मतलब नंबर ऑफ मोल, एंड R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहीं पर बच्चों का कंफ्यूजन आता है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को कैसे मेजर किया जाए। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R हो जाएगा हमारा PV/NT, ये बन जाएगा। तो यहां पर सारे टर्म वैल्यू डाल दें तो R का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये जो R का वैल्यू क्या होता है हमारा, ये देखते हैं। ये जो R का वैल्यू होता है ये 0.082 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। मतलब ये ना, अगर तुम्हारा जो वॉल्यूम है वो लीटर में है एंड प्रेशर जो है वो ATM में है, तो ये वाला टर्म हमारा आएगा 0.082 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अगर ये वाला टर्म को हम जूल में लिखें, मतलब R जो कांस्टेंट है अगर वो जूल में है तो वहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अगर सेम R का टर्म कैलोरी में है तो ये हो जाएगा 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। समझ में आ गया? क्लियर है इतना? राइट। तो यहां पर जो आइडियल गैस है हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर एक डेफिनेशन, गैस व्हिच फॉलो ऑल गैस इक्वेशन। सारे गैस इक्वेशन जो फॉलो करें, मतलब सारे गैस इक्वेशन को मिला के हम ये वाला इक्वेशन निकाले हैं PV = nRT। और उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कहां पर? स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में। हालांकि वो चैप्टर तुम्हारा डिलीटेड है JEE मेन में, लेकिन JEE एडवांस में वहां से क्वेश्चन आते हैं। ये एक बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, उसके ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर एंड देयर रिलेशन। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बनता तो है, हमारे ऊपर भी प्रेशर बनता है जब हम वीडियो अपलोड नहीं करते, और तुम्हारे ऊपर भी प्रेशर बनता है जब तुम एग्जाम में मार्क अच्छा नहीं लाते। घर में भी प्रेशर बनता है जहां पर मतलब कहीं कोई इधर उधर चीज हो जाए। ठीक है, तो ये तो प्रेशर हर जगह बनता है, लेकिन प्रेशर एक्चुअली में है क्या वो देखेंगे। तो जो प्रेशर होता है P = फोर्स अपॉन एरिया। तो जितना फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अप्लाई होगा उसी को बोला जाता है प्रेशर। जैसे कि ये हमारा स्मार्ट बोर्ड है, उसके ऊपर मैं हाथ रख दिया, तो ये जो मेरा हाथ है जितना एरिया के ऊपर प्रेशर बनाएगा उसी को, जितना एरिया के ऊपर फोर्स बनाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे।
तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये हो गया। तो ये प्रेशर का बहुत सारे टर्म होते हैं, बहुत सारे यूनिट होते हैं जहां पर बच्चों का कंफ्यूजन आता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी तुम सॉल्व करोगे ये यूनिट तुम्हारे सामने आ जाएंगे और तुम्हें कुछ यूनिट पता भी नहीं होगा, ऐसा भी यूनिट होता है। तो हम सारी यूनिट यहाँ पर देखेंगे। चलो पहला तो हम जो यूनिट है जनरली हम यूज करते हैं एटीएम में एंड बार में। ये तुमने तो सुना होगा एटीएम एंड बार, ये जो बहुत जनरल यूनिट होते हैं हर जगह एटीएम एंड बार में एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन और कुछ टर्म है जैसे कि सेंटीमीटर एचजी, मिलीमीटर एचजी, टॉर्क, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं पास्कल, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं पास्कल और एक यूनिट है बार। ठीक है, तो ये कुछ टर्म है जिस टर्म को तुम्हें अच्छे से याद रखना चाहिए। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, 180 इज इक्वल टू 76 cmHg। तो हमारा जो प्रेशर मेजर होता है वो बारोमीटर में मेजर होता है। तो बारोमीटर में जब प्रेशर मेजर होता है वहां पर एक मर्क्यूरी स्केल होता है और वो मर्क्यूरी स्केल में अगर 76 मर्क्यूरी स्केल प्रेजेंट हो रहा है तो वहां पर हम बोलेंगे 180 m। समझ में आ गया। अगर वो सेंटीमीटर में ना हो के मिलीमीटर में हो गया तो 760 मिलीमीटर को हम बोलेंगे 180 m। तो इसी तरह टॉर्क भी सेम है, 760 टॉर्क मतलब 180 m। लेकिन यहां पर एक चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा, 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो मतलब 10 टू द पावर 5 पास्कल मतलब 1 बार, और 1 बार मतलब 10 टू द 5 पास्कल। और एक चीज ये तुमसे अच्छे से याद रखना है, तो 180 m इक्वल टू 1.013 बार, मतलब 80 एंड बार के बीच में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ 0.013 का अंतर है। राइट, तो ये है हमारा एटीएम एंड बार का बीच में अंतर। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ाया था एनटीपी, एसटीपी, ओल्ड कॉन्सेप्ट एसटीपी, न्यू कॉन्सेप्ट एसटीपी। तो जो न्यू एसटीपी एंड ओल्ड एसटीपी में जो अंतर है वो प्रेशर का अंतर है। क्या है वहां पर, ओल्ड में हम लेते थे एसटीपी प्रेशर इज इक्वल टू 180 m। अब नया कॉन्सेप्ट में लिया जाता है प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार। तो यहां पर तुम्हें पता चल रहा है कि 1 बार 180 में अंतर बहुत कम है, मतलब 180 इज इक्वल टू 1.013 बार। राइट, तो ये जो बार है सीएम के साथ देखो मर्क्यूरी स्केल में कितना होगा। अगर सेंटीमीटर मर्क्यूरी स्केल में देखें 1 बार मतलब 75 सेंटीमीटर और 180 मतलब 76 सेंटीमीटर, बहुत एक सेंटीमीटर का गैप है मर्क्यूरी स्केल में। और 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो प्रेशर का बारे में पता चल गया तुम्हें, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपन एरिया, वो होता है प्रेशर, और प्रेशर का ये सारे यूनिट होता है। राइट, ओके। देन आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम तुमने मैथमेटिक्स में कैलकुलेट किया है, जैसे कि एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है, एक स्क्वायर का वॉल्यूम होता है, तो बहुत सारे कैलकुलेशन किया। तो यहां पर भी उसी टाइप का कैलकुलेट होता है वॉल्यूम, लेकिन यूनिट तुम्हें पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स में तुमने मीटर क्यूब कर लिया, सेंटीमीटर क्यूब कर लिया, लेकिन वॉल्यूम यहां पर किसके बात किया जा रहा है, वॉल्यूम बात किया जा रहा है एक लिक्विड के बारे में, क्योंकि केमिस्ट्री में तो वो कंटेनर नहीं आएगा ना, केमिस्ट्री में आएगा लिक्विड, सॉलिड, गैस, इनके बारे में। तो यहां पर जो वॉल्यूम टर्म यूज होता है वो होता है ml, वो होता है लीटर, वो होता है मीटर क्यूब। ठीक है, तो इनके बीच में तुम्हें रिलेशन याद होना चाहिए। तो पहला जो ml होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। राइट, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml, और ये सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी लिखा जाता है। बहुत बार बच्चों कंफ्यूजन में रहते हैं, अरे सीसी कहां से आ गया, ये सीसी का मतलब क्या है, तो सीसी का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब। राइट, अब उसके बाद आता है 1 लीटर। अब देखो ये 1 लीटर मतलब कितना ml, ये तो पता है तुम्हें 1000 ml, और 1000 मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 लीटर भी हो सकता है 1 डेसीमीटर क्यूब। तुम्हें ये पॉइंट याद रखना है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, अगर मैं बोलूं 1 मीटर क्यूब, वो क्या हो जाएगा 1000 लीटर। ये बात याद रखना, 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर। क्लियर है,
तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम का टर्म। देन आता है टेम्परेचर। देखो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, दीज आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ए गैस। यहां पर गैस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये तीनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इनके बारे में हम डिटेल्स में समझ रहे हैं। यूनिट ऑफ टेम्परेचर देखो, तो टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है, क्या टेम्परेचर क्या होता है बेसिकली? टेम्परेचर का मतलब होता है इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट। इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट। देखो बहुत बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है, हीट का मतलब टेम्परेचर, नहीं ऐसा नहीं है। हीट एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक मेजरेबल क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर एंड हीट दोनों अलग चीज है। हालांकि टेम्परेचर जहां पर बढ़ता है वहां पर हीट भी अप्लाई हो रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर एंड हीट दोनों अलग टर्म है, ये तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। तो जो टेम्परेचर का मतलब होता है इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस, राइट? तो ये हो गया टेम्परेचर। और तुम्हें मालूम है टेम्परेचर का 3 स्केल होता है, एक है सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन। तो हम जब भी टेम्परेचर कहीं पर कैलकुलेट करेंगे, समझ में आ रहा है क्या करना है, कैलकुलेट करना है, वहां पर केल्विन में ही कैलकुलेट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे हमारा जो कांस्टेंट टर्म है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, सारे टर्म केल्विन में ही मेजर होता है। इसीलिए हम जब भी कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे टेम्परेचर को केल्विन में ही पुट करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सेल्सियस में दिया है वही वैल्यू डाल देते हैं, फ़ारेनहाइट में दिया है वही वैल्यू डाल देते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम होता है, वहां पर क्वेश्चन आंसर का रॉन्ग निकल के आता है। ठीक है, तो यहां पर तुम्हें ये चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो टेम्परेचर हमारा जो हो रहा है ये केल्विन में। अगर हमारा टेम्परेचर केल्विन में है, अगर सेल्सियस दिया गया है तो केल्विन कैसे निकालेंगे? तो टेम्परेचर हो जाएगा 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो मतलब जो डिग्री सेल्सियस दिया गया है उसको 273.15 में ऐड कर लो तो हमारा केल्विन का टेम्परेचर निकल जाएगा। लेकिन ये बात याद रखना, जो ये 0.5 ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। तुम्हारा कैलकुलेशन में तुम 0.5 नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन कहां पर नेग्लेक्ट नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास तो वहां पर ना तुम 0.15 को नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन आता है ना, जेई में 5 क्वेश्चन आता है इंटीजर टाइप, वो क्वेश्चन में तुम 0.15 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है, वो क्वेश्चन ही उसी टाइप का आता है, राइट? तो ये वाला चीज तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो टी का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। देखो ये है हमारा तीनों स्केल। तो ये तीनों स्केल में तुम्हें किस पॉइंट में ध्यान देना पड़ेगा? देखो अब ये जो 0 है, ये हमारा पहला जो स्केल है ये सेल्सियस स्केल है। तो सेल्सियस स्केल में जो 0 लिया गया है, जो 100 लिया गया है, वो कैसे लिया गया है? इट द रेफरेंस ऑफ वाटर। वाटर को रेफरेंस लेके ये जो पॉइंट को हम 0, 100 लिए हैं, मतलब जिस पॉइंट में वाटर फ्रीज होगा उसी टेम्परेचर को हम 0 लिए हैं। तो ये जो 0 है और ये जो 100 है, इसमें एक यूनिट मतलब 1 डिग्री, एक यूनिट का अंतर मतलब 1 डिग्री, मतलब 0 से 1 जाएंगे, 0 से 1 जाएंगे तो 1 डिग्री, फिर 2 जाएंगे तो 2 डिग्री, इस तरह राइज होगा। तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो 0 है, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 100 है। ये कौन सा स्केल के बारे में बात कर रहे हैं? सेल्सियस। और ये जो -273.15 है, ये अपना एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब जिस टेम्परेचर में हम उसके नीचे टेम्परेचर जा ही नहीं सकते। दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस, या ये टेम्परेचर हम कभी अचीव ही नहीं किया आज तक। हालांकि तुम आगे पढ़ोगे और कहीं अच्छे साइंटिस्ट बन गए तो तुम्हारे लिए ये है, तुम ये टेम्परेचर अचीव कर सकते हो। लेकिन ये टेम्परेचर अचीव करना थियोरेटिकली
पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, वो कैसा है वो थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। अब देखो सेम फ़ारेनहाइट स्केल में, देखो सेम फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 है और जो बॉइलिंग पॉइंट है 212 है। तो इसका जो मिनिमम पॉइंट निकल के आता है, लोएस्ट पॉइंट इन फ़ारेनहाइट स्केल 32, हाईएस्ट पॉइंट होता है 212। और ये जो है -459.67 जो आता है वो एब्सोल्यूट जीरो है। ठीक है, लास्ट में आता है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल, सॉरी केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में ये स्टार्ट होता है 273.15, इसका लोएस्ट पॉइंट है 273.15 और उसका हाईएस्ट पॉइंट है 373.15। और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, ये किसका बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा है? वाटर का। ठीक है, वाटर को ही हमने लिया है क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो वाटर को एज ए रेफरेंस लेके ये स्केल बनाया गया है। फिर आता है फ्रीजिंग पॉइंट, फिर आता है एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर केल्विन स्केल में जीरो होता है। ठीक है, तो केल्विन स्केल को एज ए रेफरेंस लेके हम बोल रहे हैं जो एब्सोल्यूट जीरो, मतलब यहां पर केल्विन स्केल में वो वैल्यू जीरो हो जाएगा, लेकिन सेल्सियस स्केल में वो वैल्यू -273.15 होगा। क्लियर है सबका? हमारा जो फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये प्लस 32 क्यों हो रहा है? क्योंकि फ़ारेनहाइट स्केल का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो 32, उससे और डिग्री सेल्सियस का ये रिलेशन आ गया। राइट, देखो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखो। 40 डिग्री सेल्सियस टू डैश फ़ारेनहाइट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। देखो तो ये हो जाएगा हमारा 9/5 इंटू 40 प्लस 32, तो 9/5 हो जाएगा 8 इंटू 9, ये हो जाएगा 72 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डैश केल्विन, ये 273 प्लस 25 आएगा हमारा 298 केल्विन। राइट, 27 डिग्री सेल्सियस टू डैश केल्विन। अब ये 273 प्लस 27, तो ये आएगा हमारा 300 केल्विन। नेक्स्ट 100 डिग्री सेल्सियस डैश केल्विन, ये हो जाएगा 373 केल्विन। -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल डैश केल्विन। देखो ये हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू -40 प्लस 32। देखो ये आ जाएगा -72 प्लस 32, तो आएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो यहां पर आता है हमारा ओपी पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सारे बच्चों को याद रखना चाहिए। पहला, अगर हमारा टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है ये देखेंगे। देखो फॉर गैस लॉ को यूज करके हम बता सकते हैं कि प्रेशर दोनों वॉल्यूम का रेशियो एंड टेम्परेचर का रेशियो सेम होगा। ठीक है, दोनों ही गैस है तो उनका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2, और यहां पर जो टेम्परेचर है वो केल्विन में है। राइट, टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम। और सेकेंड पॉइंट ये, टेम्परेचर डिफरेंस कोई भी स्केल ले लो, सॉरी सेल्सियस एंड केल्विन स्केल में सेम होता है, फ़ारेनहाइट में नहीं होता, सेल्सियस एंड केल्विन स्केल में। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस में बदला है। जो सब्सटेंस का टेम्परेचर पहले 20 था वो 30 में चला गया, तो यहां पर चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? डेल्टी हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। राइट, तो अगर वही सब्सटेंस केल्विन में कन्वर्ट करो तो 20 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 293 केल्विन, और 30 डिग्री हो जाएगा हमारा
303 केल्विन। अब 303 केल्विन में चेंज हुआ है, तो यहां पर टेम्परेचर चेंज क्या होगा, वही 10 डिग्री केल्विन होगा। तो जब भी टेम्परेचर चेंज लिखा है तो केल्विन हो या सेल्सियस हो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब केल्विन में जितना चेंज होगा सेल्सियस में भी उतना चेंज होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर चेंज सेम होता है केल्विन एंड सेल्सियस में। तो तुम्हें यहां पर सेल्सियस को फिर केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना है। यहां पर ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कब कन्वर्ट नहीं करना है, अगर चेंज इन टेम्परेचर दिया गया है। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर मिल पता है तो हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अगर चेंज इन टेम्परेचर है तो वहां पर सेल्सियस सेल्सियस में पुट होगा, केल्विन केल्विन में पुट होगा। उसमें टेम्परेचर चेंज करने का या सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने का जरूरत नहीं है, राइट। फिर आता है हमारा एक्यूज टेंशन। ये एक्यूज टेंशन है क्या, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम्हारे पास ऐसा एक कंटेनर है जहां पर तुम कुछ सब्सटेंस को हीट कर रहे हो। क्या दे रहे हो, यहां पर हीट दे रहे हो, और जब हीट दोगे तो वो उसका क्या होगा, मॉलिक्यूल वेपराइज होगा। मान लो तुम्हारे पास कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है यहां पर वेपराइज होके कहां पर आएगा, इस कंटेनर में आएगा। अब ये कंटेनर में ये टेस्ट ट्यूब है, क्या ये टेस्ट ट्यूब। अब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ये गैस कलेक्टेड होगा, लेकिन गैस, ये जो टेस्ट ट्यूब किसके अंदर प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है। अब ये गैस जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैस कलेक्टेड होगा वो वाटर के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। तो जो गैस कलेक्टेड होगा, मान ले यहां पर जो प्रेशर हो रहा है वो टोटल प्रेशर, मान लो कि टोटल प्रेशर यहां पर जितना भी गैस कलेक्टेड हो रहा है उसका टोटल प्रेशर P है। अगर तुम्हें पूछा जाए कि जो टोटल प्रेशर P है, क्या ये सारे प्रेशर वो सब्सटेंस का है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का है, नहीं, ये गलत हो जाएगा अगर तुम यस बता दो। क्यों, क्योंकि ये जब वेपराइज होगा तो यहां पर सिर्फ जो प्रेशर बनेगा वो सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस का नहीं बनेगा, वहां पर वाटर का भी वेपर प्रेजेंट होगा। तो मतलब यहां पर जो प्रेशर बनेगा वो बनेगा प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर, राइट। तो मतलब जो प्रेशर बनेगा यहां पर ये दोनों का पार्शियल प्रेशर का सम बनेगा। तो इसका मतलब यहां पर जो टोटल प्रेशर है, दिस इज द सम ऑफ प्रेशर ऑफ गैस एंड प्रेशर ऑफ वाटर। तो जो वाटर का प्रेशर है उसी को बोलते हैं एक्यूज टेंशन। क्या बोलते हैं उसको, एक्यूज टेंशन। तो देखो यहां पर when a gas is collected over water it becomes moist and making the total measured pressure sum of their dry gas pressure and aqueous tension the water vapor pressure। तो मतलब जो भी गैस कलेक्टेड होगा कोई भी वाटर सरफेस के ऊपर, उस गैस में सिर्फ गैस प्रेजेंट नहीं होगा, उसके साथ वो वाटर का प्रेशर भी प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए ड्राई प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ वाटर या एक्यूज टेंशन। ये प्रेशर ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, एक्यूज टेंशन। समझ में आ गया सबको। ठीक है, नेक्स्ट देखो डेंसिटी। देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो डेंसिटी ना दो टाइप का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो इसके बारे में देखेंगे। फॉर लिक्विड एंड सॉलिड, अगर हमारे पास लिक्विड है, सॉलिड है, तो उसका डेंसिटी क्या होगा, उसका डेंसिटी जो मेजर होगा उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट डेंसिटी। और ये एब्सोल्यूट डेंसिटी होगा मास बाय वॉल्यूम और मास अपन वॉल्यूम। तो जो भी सब्सटेंस दिया है उसका मास, वही वह सब्सटेंस का वॉल्यूम के साथ डिवाइड करेंगे तो वहां पर एब्सोल्यूट डेंसिटी मिलेगा। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, रिलेटिव डेंसिटी होता है
ये रिलेटिव डेंसिटी का और एक नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब भी इतना भारी वाला वर्ड आ जाता है ना बच्चों के पास, वो बहुत मतलब डर जाते हैं। मैंने देखा है, डेंसिटी दिया गया होगा, बच्चों को सब पता है कैसे कैलकुलेट करना है, वहीं पर एक टर्म आ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, बच्चे मुंह लटका के बैठ जाते हैं। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता नहीं है, वो भी एक डेंसिटी ही है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी को अगर वाटर का डेंसिटी के साथ डिवाइड कर लें तो वहां उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। लेकिन एक ट्विस्ट यहां पर है, तो ये क्या दोनों सेम हो जाएगा? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 ग्राम पर ml होता है, तो मतलब जो डेंसिटी होगा एब्सोल्यूट डेंसिटी वही रिलेटिव डेंसिटी होगा। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आता है कि एब्सोल्यूट डेंसिटी का यूनिट होता है और वो यूनिट होता है ग्राम पर ml। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट तुम्हें याद रखना पड़ेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिटलेस। बहुत कम बच्चों को ये पता होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का वो यूनिट नहीं होता, इसीलिए तो कंफ्यूजन होता है। वो एक्चुअली जो वैल्यू दिया गया है वो वैल्यू कहां पर पुट होगा, वो डेंसिटी है, वो बच्चों को पता ही नहीं होता, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर ml और स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई यूनिट नहीं होता, तो इसीलिए कंफ्यूजन होते हैं बच्चे। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो भी डेंसिटी है, लेकिन वो डेंसिटी एक रिलेटिव डेंसिटी है। कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी को अगर वाटर का डेंसिटी के साथ डिवाइड करें तो वो बनता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। समझ में आ गया? और स्पेसिफिक ग्रेविटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, whereas डेंसिटी इज यूनिट। डेंसिटी यूनिट होता है मोल, ग्राम पर ml। देखो, हम सॉलिड लिक्विड के लिए तो बहुत आसान का क्वेश्चन होता है, मास अपन वॉल्यूम लिखते हैं, लेकिन गैस के लिए ऐसा फॉर्मूला नहीं है, मास अपन वॉल्यूम नहीं होता, वो pm/RT होता है। और तुम्हें पता है जहां पर क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट आता है वहां पर क्वेश्चन जेई में आता है। ठीक है, तो ये यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन तुम उठा के देखोगे तो गैस के लिए जो डेंसिटी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो एब्सोल्यूट डेंसिटी फॉर गैस कैसे मेजर करेंगे, ये मास बाय वॉल्यूम pm/RT कैसे हो गया, ये कैसे डिराइव हुआ? देखो, डेंसिटी तो वही फॉर्मूला होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास को मैं W ले रहा हूं, W मतलब मास ऑफ द गैस, V मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो ये भी गैस है, W भी गैस है, राइट? ओके, तो देखो हम यहां पर जो गैस ले रहे हैं वो फॉर आइडियल गैस लेकर चलो, फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस होगा तो हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। अगर PV इज इक्वल टू nRT है तो V क्या बनेगा? nRT बाय P। तो वॉल्यूम ऑफ गैस को हम लिख सकते हैं मोल RT बाय P। तो मोल क्या है? मोल होता है वेट ऑफ गैस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इंटू R इंटू T बाय P। तो ये बनेगा फॉर्मूला। अब देखो, अब जब वॉल्यूम को टर्म हम यहां पे पुट कर दें तो डेंसिटी क्या बनेगा? डेंसिटी ऑफ गैस बनेगा वेट ऑफ गैस डिवाइड बाय वेट ऑफ गैस इंटू R इंटू T बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू P। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? mP/RT। तो ऐसे डिराइव हुआ है फॉर्मूला। हालांकि यहां से क्वेश्चन डेरिवेशन से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर डेरिवेशन तुम्हें पता है तो तुम कैसे होगा ये निकाल भी सकते हो। कहीं पर ना याद रखने से अच्छा है तुम डिराइव करना सीख जाओ, कहीं पर याद भी ना आए तो वो डिराइव कर लो कैसे होता है। ठीक है, तो हमारा जो डेंसिटी ऑफ गैसेस होता है वो होता है pm/RT। तो P क्या होता है यहाँ पर? प्रेशर ऑफ द गैस, M होता है मोलर मास ऑफ द गैस, R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर। आज हमने गैस कांस्टेंट के बारे में ही पढ़ा था। तीन वैल्यू को तुम्हें याद रखना है, 0.082 जूल लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स पहला था, उसके बाद 8.314 केल्विन इनवर्स जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और जो थर्ड था वो 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स था। देखो
तो नेक्स्ट टर्म आता है हमारा वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या है? देखो हमारे पास जो गैस होता है उसका डेंसिटी को अगर हम कंपेयर करें हाइड्रोजन डेंसिटी साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस के कंपैरिजन में जितना वेटर होगा, जितना लाइटर होगा, जितना हेवियर होगा, जितना लाइटर होगा, उसी को हम बोलेंगे वेपर डेंसिटी। तो एक गैस का डेंसिटी को हम तो बोलेंगे एब्सोल्यूट डेंसिटी, लेकिन वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जितना हेवियर होगा, जितना लाइटर होगा, उसी को हम बोलेंगे वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। तो वही लिखा है वेपर डेंसिटी डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक पॉइंट तुम्हें से अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि जब भी कोई गैस के बात आता है ना, तो वहां पर वेपर का टेम्परेचर एंड प्रेशर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि गैस टेम्परेचर बदल जाएगा तो गैस का वॉल्यूम, गैस का प्रेशर बदल जाएगा, तो इसीलिए उसका वेपर डेंसिटी बदल जाएगा या डेंसिटी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट है, इसलिए मेंशन किया गया है। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, राइट। अभी हमने देखा जो डेंसिटी होता है गैस के लिए वो होता है Pm बाय RT। तो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ गैस की जगह में प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय R इंटू टेम्परेचर होल डिवाइड बाय हाइड्रोजन के लिए लिख सकते हैं प्रेशर मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय R इंटू T। तो हमने तो यहां पर मेंशन किया गया है ना, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब जो प्रेशर होगा गैस के लिए वो प्रेशर हाइड्रोजन के लिए भी रहेगा, राइट। तो ऐसा हुआ तो यहां पर RT कैंसिल, प्रेशर भी कैंसिल, तो बचेगा क्या? मास ऑफ गैस होल डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। और मास ऑफ गैस तो पता नहीं है, लेकिन मास ऑफ हाइड्रोजन तो हमें पता है कितना होता है, बता दो थोड़ा। मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 2 एंड ये होता है मास ऑफ गैस। अगर मैं बोल लूं मास ऑफ गैस फॉर 1 मोल, अब हमें 2 जो बोल रहे हैं वो किसके लिए बोल रहे हैं? 1 मोल के लिए। और मास ऑफ गैस ऑफ 1 मोल वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। तो हम ये लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास बाय 2 इक्वल टू वेपर डेंसिटी। ये एक टर्म आ गया हमारा। तो इसका मतलब ये है अगर हमें वेपर डेंसिटी ऑफ गैस पता है तो वही गैस का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। सो कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास यूजिंग वेपर डेंसिटी फॉर्मूला, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया गया है gaseous mixture of hydrogen and ammonia contains 68% of ammonia. The vapor density of the mixture is dash. ये पूछा है। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहां पर तुम्हें बहुत सारी चीज समझ में आएगा। देखो हमें दिया है सॉल्यूशन, देखो यहां पर हमें दिया है मास परसेंटेज ऑफ अमोनिया, मतलब हम लिखेंगे वेट ऑफ अमोनिया। वेट ऑफ अमोनिया है 68%। जब भी क्वेश्चन परसेंटेज में आ जाता है ना, बच्चे यहां पर घबरा जाते हैं। तो परसेंटेज आ गया, क्या करेंगे? मैं तुम्हें बहुत आसान से बताता हूं। परसेंटेज का मतलब होता है दोनों गैस को मिला के 100%। तो एक गैस अगर 68% में है तो दूसरा गैस कितना होगा? 32%। तो अगर वो परसेंटेज को मास में निकाल ले तो हमारा क्वेश्चन तो इजी हो जाएगा। तो जब भी कोई परसेंटेज दिया गया होगा उसी परसेंटेज को तुम्हें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास कितना ग्राम में अमोनिया है? 68 ग्राम। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है? ये है 32%। इसका मतलब हो जाएगा 32 ग्राम। बस इतना ही करना है, जो भी परसेंटेज में है उसी को उसका मास में कन्वर्ट करना है, उतना ही मास हो जाएगा। अब ये पूछा है वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। अब ये वेपर डेंसिटी कैसे निकालेगा? तो यहां पर हमें पहले गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो गैस है वो तो एक गैस नहीं है, एक गैस अमोनिया होता मैं बता देता।
यहाँ पर दो गैस है और दोनों गैस का मिक्सचर है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले मोल निकालेंगे। तो मोल ऑफ अमोनिया हो जाएगा 68 डिवाइड बाय अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17। कितना होगा ये हो जाएगा 4 टाइम्स 4 मोल, 17 4 जा 68, राइट। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बता दो, 32 डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मास होता है 2, तो ये हो जाएगा 16 मोल। तो हमारे पास जो मोल ऑफ अमोनिया है वो 4 मोल है और हाइड्रोजन जो है वो 16 मोल है। तो यहां पर क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल। अब हमारा टोटल मास तो हमें पता है, परसेंटेज मतलब 100 होगा, तो मतलब टोटल मास है 100। अब मोल कितना है, टोटल मोल कितना है, हाइड्रोजन का मोल हो गया 16 एंड अमोनिया का मोल हो गया 4, तो ये हो जाएगा 100/20, तो ये जाएगा 5, राइट। तो यहां पर जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकल के आ रहा है वो है 5। और हमें पूछा है वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, तो हमें पता है जो मॉलिक्यूलर मास बाय 2 होता है वेपर डेंसिटी, तो इस यहां से हम वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो वेपर डेंसिटी बनेगा 5/2, तो ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, समझ में आएगा सबको। हमने वेपर डेंसिटी मिक्सचर पूछा है, इसीलिए हमने एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाला, और मैंने एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्लास लेक्चर 2 में पढ़ा है। अगर किसी को कोई डाउट है मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहां पर एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है वो वाला पार्ट देख लेना। ठीक है, चलते हैं आगे। जे 2023 का एक क्वेश्चन है, यहां पर आया है, पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड मोल इन 2.8375 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। देखो हमें पता है एसटीपी में 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना प्रेजेंट होता है, 22.4 लीटर, राइट। तो हमारा एसटीपी कंडीशन में 1 मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर होता है। अगर इसको हाफ कर दें तो कितना हो जाएगा, 11.2 लीटर, और उसको और हाफ कर ले मतलब 1/4 मोल, तो ये कितना हो जाएगा 5.6 लीटर, और उसको भी हाफ कर ले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.8 लीटर। क्या हमें वही लीटर दिया है 2.8 के आसपास, राइट। अगर 2.8 के आसपास दिया गया है तो हमारा मोल कितना होना चाहिए, 1/8, और ये 1/8 को क्या हम लिख सकते हैं 1.25, सर ये हो जाएगा 1/8 मतलब होता है 1.125 मोल, राइट। तो मतलब 1/8 मोल मतलब 0.125। क्या यहां पर कोई ऑप्शन में 0.125 है, तो यहां पर 4 ऑप्शन है एंड 1 ऑप्शन है। अगर ये दोनों ऑप्शन है, इन दोनों में कौन सा मॉलिक्यूल है, तो ये जो 1/8 मोल है वो कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, 1 मोल होता है 6 into 10⁻23। अगर हमारे पास 0.125 है तो हम ऐसे करते हैं 0.125 को 1/8 फॉर्म में लिखते हैं। वन बाई 8 मोल, ये हो जाएगा 6/8 into 10⁻23। तो 6/8
पहले तो कैंसिल कर लो, 2 में ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 3/4 का मतलब होता है 0.75 इंटू 10⁻23। तो ये आएगा हमारा 7.5 इंटू 10⁻22, इतना मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा फिर? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, तुम्हें ये पॉइंट अच्छे से याद रख लो। यहाँ पर अगर याद रख लो, ये क्वेश्चन ऐसे देख के हो जाएगा। 1 मोल मतलब 22.4 लीटर, हाफ मोल मतलब उसका आधा 11.2, 1/4 मोल मतलब 5.6 लीटर एंड 1/8 मोल मतलब 2.8 लीटर। तो 1 मोल का मॉलिक्यूल का नंबर होता है एवोगाड्रोस नंबर, तो 1/8 मोल का मॉलिक्यूल का नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द लिस्ट 1 with 2। तो यहां पर पहले दिया है 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तुम्हें पता है 16 ग्राम ऑफ मीथेन मतलब 1 मोल होता है, क्योंकि 16 का मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन होता है 16, तो 1 मोल हो जाएगा। तो 1 मोल के हिसाब से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन देखो, ये अगर 28 तो नहीं होगा, और यहाँ पर ये ऑप्शन देख लो ना, पहले से डबल आई हो है 3 और एक है 1, तो ये तो नहीं होगा। तो मतलब ऑप्शन 2 मैच हो रहा है, ये 1 मोल होगा 60.2 × 10⁻22। फिर होता है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2, 1 मोल है तो उसका आधा मोल, तो मतलब ये ऑक्यूपाइज 11.4 लीटर ऑफ एसटीपी। तो मतलब बी का हो जाएगा IV। तो ये 2 हो गया, बी का IV हो गया। देखो सी का 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 28, तो सी का हो जाएगा I। तो सी का हो जाएगा I मतलब ऑप्शन 2। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन 2 होगा, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन JEE 2023 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये 2025 में आया है ये वाला क्वेश्चन। पहले दिया है 2.8 × 10⁻³ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ 10⁻21 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट x मिलीग्राम ऑफ सैंपल। तो हमारा जो सैंपल है वो x मिलीग्राम में, x मिलीग्राम को हम लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम। और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनिशियली टेकन, इनिशियल कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड था ये पूछा है हमें। अब इतना मोल हमें निकाल दिया, कितने मोल में, रिमूविंग फ्रॉम 10⁻21 मोल। एक काम करते हैं ना, पहले जो लेफ्ट कार्बन डाइऑक्साइड है ये है हमारा 2.8 × 10⁻³ मोल। रिमूव्ड कार्बन डाइऑक्साइड ये है हमारा 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। अगर इतना मॉलिक्यूल रिमूव किया गया है तो ये कितना मोल होगा, डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/6 × 10⁻23, ये हो जाएगा 23 से -2, इतना मोल। और ये 1/6 का मतलब होता है 0.166 × 10⁻² मोल, राइट। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻³ मोल, ठीक है। अब पहले इतना बच गया, इतना हमने रिमूव कर लिया, तो कितना था फिर दोनों को मिला लेते हैं। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा हमारा 2.8 + 1.6 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा 4.4 × 10⁻³ मोल। लेकिन यहां पर मोल पूछा नहीं है, क्वेश्चन पूछा है मिलीग्राम में, ग्राम में नहीं पूछा है। किस में पूछा है, मिलीग्राम में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मॉलिक्यूलर मास से 4.4 ×
44 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो ये 4 जा कितना हो जाएगा, ये 16 के आसपास आएगा। तो हमारा आंसर आएगा 44.4, ये मल्टीप्लाई होने से 196.2, तो इतना आसपास आएगा, इतना मिलीग्राम। तो आंसर क्या होगा हमारा 196.2 मिलीग्राम। क्लियर है? मुझे लगता है तुम्हें ये वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। मोल कॉन्सेप्ट के साथ हमने जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम टर्म पढ़ा, उसके साथ वेपर डेंसिटी एंड वेपर एक्यूज टेंशन हमने देखा, तो ये समझ में आ गया है। इसके बाद कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या कुछ बता सकते हो। हम यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ डाउट हुआ, तो ये बात हम नेक्स्ट क्लास में उसको लेके आएंगे। ठीक है? सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव ए गुड डे।